एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट पढ़ा था। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के 2 पार्ट्स हैं। पहला है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कला के तत्व को कहते हैं जिसमें लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस होता है। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को ही टूल्स ऑफ आर्ट कहते हैं। और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आल्सो कॉल्ड एज रूल्स ऑफ आर्ट। रूल्स ऑफ आर्ट, और इसका हिंदी है संयोजन का सिद्धांत। तो संयोजन के सिद्धांत है यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम, प्रोपोर्शन, डायमेंशंस। तो डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 6 हैं तत्व। कला के तत्व भी 6 थे और कला के सिद्धांत भी, संयोजन के सिद्धांत भी 6 हैं। संयोजन के सिद्धांत, मनुष्य अपनी विचारधारा में एक व्यवस्था चाहता है। इसी व्यवस्था को कला की भाषा में प्रबंधात्मकता अथवा संयोजन कहते हैं। संयोजन के सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, प्रमुख रूप से उसके 6 पार्ट हैं, 6। यूनिटी जिसे सहयोग कहते हैं। बैलेंस, सॉरी, सेकंड पर है हार्मनी जिसे सामंजस्य कहते हैं। थर्ड है बैलेंस, संतुलन। फोर्थ है रिद्म, लय या प्रवाह, प्रभाविता, एम्फेसिस भी कहा जाता है और डोमिनेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमाण। प्रमाण मीन्स प्रोपोर्शन या मेजरमेंट। सहयोग के बारे में देख लेते हैं। मीन्स यूनिटी। सहयोग का मुख्य कार्य संयोजन को बिखराव से बचाना है। संयोजन लाइक कोई कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, उसमें बिखराव से बचाना है। चित्र के विभिन्न तत्वों के तर्क संवाद संबंध को सहयोग कहते हैं। कला के तत्व ऐसा संयोजन चित्र के समस्त अवस्थाओं में एक सूत्र उत्पन्न करे जिससे एक ही भाव व्यक्त हो, एक ही एक्सप्रेशन क्रिएट हो, वो एकता कहलाता है। मीन्स उसे यूनिटी कहते हैं। सहयोग 2 प्रकार के होते हैं, साधारण सहयोग और जटिल सहयोग। साधारण मीन्स सिंपल, सिंपल कॉम्पोजिट, और जटिल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स होते हैं यूनिटी के। नेक्स्ट है सामंजस्य जिसे इंग्लिश में हार्मनी कहते हैं। हार्मनी, सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व आपस में मेल खाते हुए दिखाई दें या उसमें बिखराव ना प्रतीत हो। ठीक है। निरर्थक विकर्षण तत्व ना हो उसमें। चित्र में सामंजस्य को रेखा सामंजस्य, रूप सामंजस्य, देखिए पहला रेखा सामंजस्य है, रूप सामंजस्य, पोत सामंजस्य, रंग सामंजस्य आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रेखा सामंजस्य मीन्स लाइंस हार्मनी के थ्रू, क्रिएशन लाइक शेप हार्मनी के थ्रू, टेक्सचर हार्मनी के थ्रू और कलर हार्मनी के थ्रू पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया जाए एक अच्छे कॉम्पोजिशन से। उष्ण रंगों का प्रयोग सामंजस्य में सहायक होता है। एक या अनेक संदर्भों में समानता रखने वाले कला के तत्व का समन्वय ही सामंजस्य होता है। नेक्स्ट है संतुलन जिसे बोलते हैं बैलेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस, लाइक वन इज सिमेट्रिकल जिसे बोलते हैं सममित और अनदर इज असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का डिफरेंस ये है 20 से कट करने पर इक्वल पार्ट में कट होगा, लेकिन असिमेट्रिकल में 20 से जब कट करेंगे तो ये दोनों इक्वल पार्ट में नहीं होगा। देख लेते हैं बैलेंस का डिफिनेशन। कलागत तत्वों का व्यवस्था को संतुलन बैलेंस कहते हैं। संतुलन प्रकृति का मूलभूत सिद्धांत है। संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षण को अनुचित रूप से केंद्रीयकृत एवं असंतुलित होने से बचाता है। संतुलन का मुख्य उद्देश्य आकर्षक को बचाता है। संतुलन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक मीन्स सिमेट्रिकल,
सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का पिक्चर डायग्राम कुछ इस तरह लाइक जग ग्लास बना ड्रॉ कर लीजिए। और दूसरा है एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल जग बना लीजिए, इक्वल पार्ट में कट नहीं होगा, इसे एसिमेट्रिकल कहते हैं। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बैलेंस होता है 2 टाइप्स का। जब समान भार एवं आकर्षक केंद्र से बराबर की दूरी पर हो तो इस प्रकार का संतुलन औपचारिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्लास ड्रॉ कर रहे हैं तो समान भार इक्वल है, जब कट कर रहे हैं तो डिवाइडेशन सेम हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? औपचारिक कहेंगे। जब समान भार अथवा आकर्षक केंद्र से भिन्न दूरी पर हो तो उसे अनौपचारिक। भिन्न दूरी कैसे हो जाएगा? जब आप कोई कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं, इक्वल पार्ट में जो चीजें कटनी होती हैं वो अनौपचारिक हो जाती हैं। उसका डिफिनेशन है विभिन्न दूरी पर। चित्र में वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत रहना चाहिए, जबकि छोटे क्षेत्रों में विरोधाभास होना चाहिए। वर्ण संतुलन कहलाता है। कौन सा संतुलन? वर्ण संतुलन। वर्ण संतुलन का एक बार और देख लीजिए। वर्ण के बड़े क्षेत्र का प्रभाव शांत, जो बड़ा पार्ट हो वो शांत हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई कैनवस सेलेक्ट किया, पेंटिंग बना रहे हैं, तो जो बड़ा पार्ट है वो शांत हो, जबकि छोटा जो छोटे छोटे आकर्षक केंद्र ऐड करते हैं वो अपोजिट विरोधाभास हो, उसे वर्ण संतुलन कहा जाता है। कलर बैलेंस। वर्ण संतुलन मीन्स कलर बैलेंस। कलर बैलेंस, कलर बैलेंस। वर्ण संतुलन में विस्तृत क्षेत्र में जो बड़े क्षेत्र हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कैनवास क्रिएट किया, बड़े क्षेत्र में ठंडे रंग, कौन से रंग बता रहा है? जो बड़ा एरिया है उसमें ठंडे रंग का प्रयोग, तथा लघु क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में गर्म रंग का प्रयोग होना चाहिए, वो परफेक्ट कलर बैलेंस कहलाता है। इसलिए क्योंकि देखिए, आप अगर कॉम्पोजिशन में ब्लू कलर ऐड कर रहे होते हैं तो वो कूल कलर है, आंखों को देख के एक रिलीफ मिलता है। और वहीं पर आप कहीं भी रेड कलर डिपिक्ट कर रहे हैं, लाइक एक बिंदी भी बनाते हैं कोई फेस में, तो बिंदु पर बिल्कुल डायरेक्टली हमारी आई पॉइंट जाकर वहां रुक जाती है, वो वार्म कलर है, गर्म रंग। इसलिए बताया जा रहा है कि पेंटिंग में गर्म रंग को कम यूज करके, अगर यूज कर रहे हैं तो उसे छोटे जगह पर यूज करें, और ठंडे रंग को एक विस्तृत जगह मीन्स बड़े एरिया में कवर करें। नेक्स्ट है लय, प्रवाह। इंग्लिश में बोलते हैं रिद्म या मूवमेंट। रिद्म या मूवमेंट बोला जाता है, लय या प्रवाह। लय का डिफिनेशन है सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। किसी चित्र में लय गति, सुव्यवस्थित स्वरूप जिसमें दृष्टि विचरण निर्बाध हो सके, प्रवाह लय या गति को प्रस्तुत करता है। प्रवाह समस्त तत्व मिलकर उत्पन्न करते हैं। कला में प्राण आता है, किससे आता है? लय से। जब हम पेंटिंग में लय अच्छे से मूवमेंट दिखाएंगे तो पेंटिंग अट्रैक्टिव लगेगी, उसमें जान आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रभाविता, जिसे डोमिनेंस कहा जाता है इंग्लिश में। डोमिनेंस के साथ साथ आप इम्फेसिस भी कह सकते हैं। इम्फेसिस, इम्फेसिस प्रभाविता को कहा जाता है। प्रभाविता का डिफिनेशन है जब किसी चित्र की रचना में दृष्टिगत प्रभाव को महत्व दिया जाता है तब वहां प्रभाविता का सिद्धांत प्रयोग होता है। चित्र के संयोजन को व्यवस्थित रूप देने हेतु प्रभाविता का पालन अनिवार्य है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अजंता का बोधिसत्वा पद्मपाणि। बोधिसत्वा पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता के केव नंबर 1 में बनाई गई है। केव नंबर 1 में म्यूरल है फ्रेस्को टेक्निक में। नेक्स्ट है प्रमाण, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रमाण का डिफिनेशन देख लेते हैं प्रपोर्शन का। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत मींस लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहा जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप प्रोपोर्शन को कहा जाता है। प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों को संयोजन में किस अनुपात में विभाजित किया जाए। प्रमाण का संयोजन से तात्पर्य आकृतियों को संयोजन में किस प्रकार अनुपात या विभाजन किया जाए। प्रमाण भी एक मूलभूत आकृति सिद्धांत है।
जो आकार एवं अनुपात से संबंधित होता है। आकृतियों का अपना प्रमाण लाइक लंबाई चौड़ाई का संबंध तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध है। शिल्प शास्त्रों में शिल्प शास्त्रों में भी अनेक प्रकार के प्रमाणों का वर्णन किया गया है, जिसमें ताल अंगुल प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव। पहले सिंपल तरीके से पर्सपेक्टिव को डिफाइन कर दे रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, फर्स्ट इज लाइनर पर्सपेक्टिव एंड द सेकंड इज एरियल पर्सपेक्टिव। अब आप पहचानेंगे कैसे लाइनर और एरियल पर्सपेक्टिव के बारे में। सपोज हमने दो कैनवस रेडी कर लिया, अब हम जो लाइन ड्राइंग के थ्रू कोई एरिया को कवर अप करते हैं उसे बोलते हैं लाइनर पर्सपेक्टिव, मीन्स रेखीय परिप्रेक्ष्य। सेकंड है कॉम्पोजिशन ऐड कर लें, कोई भी लैंडस्केप हम बना रहे होते हैं उसमें कलर्स के थ्रू लाइट और डार्क टोन्स दिखाते हैं, पास की चीजें क्लियर और दूर की ब्लरिश, लाइक फोटो जो कैप्चर नहीं होता है आजकल देख रहे हैं स्नैपशॉट वगैरह, दूर की चीजें ब्लर हो जा रही, उस तरह का जो कलर्स के थ्रू पिक्चर क्रिएट करते हैं, कॉम्पोजिशन पेंटिंग बनाते हैं, वो हो जाता है हमारा एरियल पर्सपेक्टिव, मीन्स वायवीय परिप्रेक्ष्य। तो परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के ही होते हैं। अब डिफिनेशन देख लेते हैं। परिप्रेक्ष्य एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके द्वारा चित्र में दूर या गहराई का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। चित्र में परिप्रेक्ष्य से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव, टू डायमेंशनल सरफेस पे हम 3D इफेक्ट दे सकते हैं। किसके थ्रू? 3D इफेक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू। नेक्स्ट लाइन है परिप्रेक्ष्य की खोज पुनर्जागरण काल से हुआ। पुनर्जागरण काल मतलब रिनासेंस आर्ट से ही परिप्रेक्ष्य का स्टार्टिंग हो गया था। परिप्रेक्ष्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेम जो अभी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, रेखीय और वायवीय। ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में है वस्तु को देखते समय तीन आयाम लाइक लंबाई चौड़ाई और गहराई का भ्रम उत्पन्न हो उसे परिप्रेक्ष्य। लाइक किसी चीज देखिए, इस तरह का काम आपको बरूक आर्ट में मिलेगा। बरूक आर्ट में काफी फेमस है वो, मतलब पेंटिंग्स में भ्रम पैदा करना, लाइक जो भवन है उसे वास्तविकता से ऊंची दिखाई गई है कलर्स के थ्रू, तो इस तरह का इफेक्ट दिखाया गया है बरूक आर्ट में। और कहा जा रहा है जहां भ्रम पैदा हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्चुअल में ना हो, क्योंकि ये तो 3 डायमेंशनल हो गया ना, स्कल्पचर या आर्किटेक्चर हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि पेंटिंग में ऐसा इफेक्ट दिया जाए। अगर पेंटिंग में ऐसे इफेक्ट देंगे तो उसे पर्सपेक्टिव कहेंगे। चित्र धरातल में केवल लंबाई चौड़ाई दो आयाम 2 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन रेखीय परिप्रेक्ष्य में रंग के धुंधलेपन अतिरिक्त इसमें पृष्ठगामी रूप का क्षय हो जाता है और पीछे की ओर जाती हुई समांतर रेखाएं इस तरह जो जाती रहती है, कभी मैच मिलती नहीं है। समांतर रेखाएं एक निश्चित कोण झुकती हुई प्रतीत होती है, जैसे संदूक, भवन और घन। ड्रॉ करके बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह समझ सकते हैं, लाइक आप ब्रिक ड्रॉ कर लें, ये लाइक इसे संदूक समझ लें, संदूक हो गया, या फिर कोई घन इस तरह का जो ड्रॉ होता है उसे समांतर रेखाएं। कोई बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं, सपोज हमने कोई बिल्डिंग ड्रॉ की, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से बिल्डिंग को कैप्चर किए, तो बिल्डिंग में देखिए ये समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है, बस ये चली जा रही है, यही वाली रेखाएं हैं समांतर। आपने अपने घर में देखा होगा बिल्डिंग्स में जो रेखाएं जाती हैं वो कभी एक दूसरे से वापस आकर मैच नहीं करती, बस वो चली जा रही होती हैं, उस रेखा को कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा। या फिर देखिए संदूक में भी कोई लाइंस मैच नहीं कर रही हैं, सब चली जा रही हैं एक दूसरे से, तो ये वाली भी समांतर रेखाओं के थ्रू कौन सा पर्सपेक्टिव डिपिक्ट किया जा सकता है, तो लाइनर पर्सपेक्टिव। लाइनर पर्सपेक्टिव मीन्स रेखीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य। तो अब क्लियर हो गया। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समांतर रेखाएं, संदूक, भवन एंड घन। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं दूर की वस्तु धुंधली या पास की वस्तु चमकदार दिखाई दे तो वो एरियल पर्सपेक्टिव हो जाएगा, वायवीय परिप्रेक्ष्य। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है दूर की वस्तुएं धुंधली, तो लाइंस के थ्रू तो धुंधला हम दिखा नहीं सकते हैं, ऑफ कोर्स कलर्स के थ्रू ही डिपिक्ट करेंगे
ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन है रेखीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग देख लेते हैं कौन कौन से आवश्यक अंग है। चित्रतल, पिक्चर प्लान और पिक्चर सरफेस। पिक्चर प्लान और पिक्चर सरफेस चित्रतल होता है। नेक्स्ट है स्थिर बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट। दृष्टि बिंदु, पॉइंट ऑफ साइट। दृष्टिपथ, लाइन ऑफ विजन। क्षैतिज रेखा, लाइन ऑफ हॉरिजन और आई लेवल। अदृश्य बिंदु, वैनिशिंग पॉइंट। सो फाइनली फंडामेंटल्स कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल और एलिमेंट्स लास्ट क्लास में एलिमेंट्स पे डिस्कशन हुआ था, आज की क्लास में प्रिंसिपल। अब स्टार्ट करने वाले माध्यम एवं प्रविधि। भारतीय शिल्प शास्त्रों में कला के लिए प्राविधिक ज्ञान आवश्यक है। प्राविधिक ज्ञान आवश्यक है। समस्त प्रविधियों के प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र भाषा के समय रंगों को मिश्रित किया जाता है। इसे कला की भाषा में माध्यम कहते हैं, मीडियम। माध्यम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुष्क माध्यम व अर्ध माध्यम। शुष्क मीन्स सूखा, सूखा हो गया, और अर्ध मीन्स जिसे गीला कहते हैं। देख लेते हैं वो कौन कौन सा माध्यम है। शुष्क माध्यम दो प्रकार के होते हैं, चूड़ित व पेस्टल। ये दोनों ड्राई होते हैं, ड्राई मीन्स सूखा। नेक्स्ट है लाइक कौन कौन सा है, रंगोली। रंगोली हम जो सरफेस पे बनाते हैं सूखा ही होता है। सांझी मथुरा की फेमस है, ये भी सूखा होता है। यूपी का चौकपूरना फेमस है, ये भी सूखे धरातल पे किया जाता है। चूड़ित के अंतर्गत आता है, ये डस्ट होते हैं, कलरफुल डस्ट, उनके थ्रू हम आर्ट को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन शास्त्रों में चित्रों की चूड़ीम पद्धति। चूड़ीम पद्धति को धूली चित्र, डस्ट पेंटिंग कही जाती है। धूली चित्र में डस्ट पेंटिंग कहा गया है। धूली चित्रों की रचना प्रायः भूमि पर होती है, जमीन पर ही तो डस्ट से पेंटिंग की जाएगी। आजकल तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट लाइक रंगोली में ही बहुत प्यारे प्यारे से क्रिएट कर रहे हैं, वो भी जमीन पर ही हो रही है। बंगाल की लोक कला, अल्पना इम्पॉर्टेंट है। अल्पना बंगाल की लोक कला है। अल्पना में पानी मिलाकर रंग को जमीन पर सजाते हैं, अतः इसे शुष्क माध्यम में नहीं रखा गया है, नहीं रखते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वाटर का भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेस्टल। पेस्टल सर्वशुद्ध और साधारण माध्यम है, ये शुष्क माध्यम है, सूखा। पेस्टल रंग के लिए कागज खुरदरा, ब्राउन टेक्सचर्ड पेपर का यूज करते हैं। पेस्टल की सर्वप्रथम खोज किए थे रुसुल्वा कैरियोला। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। रुसुल्वा कैरियोला ने सर्वप्रथम पेस्टल कलर्स का इन्वेंशन किए। अब ब्राउन टेक्सचर्ड पेपर मीन्स रोएदार कागज का प्रयोग करते हैं पेस्टल रंगों में। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए फिक्सेटिव का यूज करते हैं। फिक्सेटिव लाइक इस तरह के बॉटल में मार्केट में अवेलेबल होता है, फिक्सर। इसके थ्रू हम जो पेस्टल कलर से पेंटिंग बनाए होते हैं, जस्ट बिकॉज पेस्टल कलर तो ड्राई होता है, उसे फिंगर से टच करने पे रिमूव होने के चांसेस होंगे या फिर गंदे हो जाएंगे, तो उसके लिए फिक्सेटिव बेस्ट माना जाता है, इसका यूज किया जाता है। पेस्टल रंग में फिक्सेटिव के प्रयोग में सूखे रंगों का प्रयोग करते हैं, जो ड्राई कलर्स होते हैं वहीं पर फिक्सेटिव का यूज किया जाता है। पेस्टल रंगों का प्रयोग 15वीं शताब्दी के आरंभ में 15वीं शताब्दी के आरंभ में और 16वीं शताब्दी में दिखाई देता है, दिखाई देने लगता है। ठीक है। पेस्टल रंग का सफल प्रयोग 20वीं शताब्दी के यूरोप कलाकार एडवर्ड डिगास बेसिकली बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रभाववाद। प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार हैं एडवर्ड डिगास। पेंटर लाइक आर्टिस्ट, स्कल्प्टर, प्रिंट मेकर, इन्होंने सारे मीडियम्स में काम भी किया है और इनकी पेंटिंग्स में आपको पेस्टल कलर्स में भी काम देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने इस माध्यम को अन्य माध्यमों के मिश्रण से नए प्रभाव उत्पन्न किए हैं।
मिश्रण से नए प्रभाव लाइक तेल पेस्टल साधारण पेस्टल रंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। ठीक है, अब आ जाता है वाटर कलर जल रंग। वाटर कलर जल रंग की खोज 18वीं शताब्दी में पॉल सैंडबाय, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं पॉल सैंडबाय, इन्होंने खोज की थी। कब की है? 18वीं शताब्दी में। जल रंग का प्रयोग मुख्यतः कागज पर किया जाता है, ये याद रखिएगा। फाउंडर प्रथम ये इन्वेंशन वाटर कलर का पॉल सैंडबाय ने किया, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। 18 सेंचुरी मीन्स 18वीं शताब्दी में। जल रंग चित्रण के लिए सैबल नामक हिरण के बालों की तूलिका सैबल हेयर का यूज करते हैं। कुछ इस तरह से प्यारा सा ब्रश होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, वो किसका बना होता है? गिलहरी के बालों का। सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा माना जाता है। जल रंग ट्यूब या टिक्कियों के रूप में आता है। ट्यूब्स में भी वाटर कलर मिल जाते हैं और ये टिक्कियों में भी, लाइक इस तरह से बॉक्स होता है, उसमें अलग अलग कलर्स टिकिया में मिलेगा इस तरह, और ट्यूब्स में कुछ इस तरह के ट्यूब्स होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट लाइन है, ट्यूब के रंगों की अपेक्षा टिकिया का रंग उत्तम माना जाता है। क्यों उत्तम माना जाता है, इसका रीजन भी मैं आपको शेयर करूंगी। देखिए, जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं वाटर कलर से, तो वाटर कलर में क्या होता है, ज्यादा टिकिया वाले कलर में थोड़े थोड़े हमने वाटर को ऐड कर दिए, आराम से कलर कर रहे होते हैं। और ट्यूब से क्या होता है, ट्यूब से निकालते हैं, फिर उसके पिगमेंट को मिक्स करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। तो सबसे उत्तम माना जाता है टिकिए वाले कलर को। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, जल रंग चित्रण हेतु मोटे एवं कड़ा कागज उत्तम उपयुक्त है। मोटे मीन्स यहाँ पे हैंडमेड, हैंडमेड मोटे पेपर का यूज किया जाता है। जस्ट बिकॉज जो मोटा पेपर होगा उसे बार बार अपनी आवश्यकता अनुसार वॉश करेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा। वाटर कलर करने के लिए बेस्ड पेपर है कैन पेपर, फैब्रियानो पेपर, सैंडर्स पेपर और कार्ट्रिज शीट। कार्ट्रिज शीट तो ऑफ कोर्स बीएफए में भी, जो स्केचिंग बीएफए फर्स्ट में हम जो स्केचिंग करते हैं वो वाली थोड़ी थिक होती है, बहुत थिक नहीं होती है, थोड़ी लाइटली होती है, उसे कार्ट्रिज पेपर कहते हैं। नेक्स्ट है हैंडमेड। हैंडमेड पेपर सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। हैंडमेड कागज का उत्पादन इंग्लैंड की जे हांट्समैन कंपनी में होता है। कंपनी याद रखिएगा, कौन सी कंपनी है? जे हांट्समैन। वाटर कलर जो करते हैं वो लाइट टू डार्क चलते हैं। यहाँ पे ऑयल कलर का भी क्लियर क्लियर कर देते हैं, ऑयल कलर डार्क टू लाइट चलते हैं, लेकिन वाटर कलर लाइट टू डार्क चलते हैं। ठीक है, चलिए। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज को श्वेत व्हाइट छोड़ देते हैं, वहां पे व्हाइट कलर का यूज नहीं करते हैं। जल रंग में सफेद रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज उसकी ट्रांसपेरेंसी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शो नहीं होगा ट्रांसपेरेंसी। टेक्निक के दृष्टि से जल रंग दो श्रेणियों में है, देख लेते हैं वो दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी ओपैक। दोनों याद कर लीजिएगा, अगर पारदर्शी ऑप्शन में ना मिले तो ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंट दे दिया जाएगा, और अपारदर्शी नहीं हुआ तो ओपैक होगा। देखिए क्या है, वॉश, ग्लेजिंग, अला प्राइमा, स्पाजिंग, वेराइगेटेड। नेक्स्ट है अपारदर्शी में किसे किसे रखा गया है, स्ट्रिपलिंग, स्क्रम्बलिंग, ड्राई बेसिंग, ग्वास, ओपैक आदि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पारदर्शी और अपारदर्शी में डिफरेंस। गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग ग्वास कहते हैं। जल रंग में कागज साधारणतया तीन श्रेणियां रखी गई हैं, चिकना, मध्यम व मोटा। नेक्स्ट है पेंसिल। पेंसिल की खोज 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में एच एल फेबर ने किया। एच एल फेबर इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, 1662 में हुई है। पेंसिल कंपनी स्थापित हुई है 1761, कहीं 1761, कहीं 1771, इस तरह से डेट मेंशन किया होता है इंग्लैंड में। पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग
मिस्रवासियों द्वारा 16वीं शताब्दी में हुआ। पेंसिल के लिए सीडर सीडर की लकड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ से बेस्ट मानी जाती है। पेंसिल में जो ब्लैक कलर होता है, लाइक जो ये पेंसिल हमारा इस तरह का शेप होता है पेंसिल का, यहाँ पे जो हम लिख रहे होते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। उसमें लीड जो डाली जाती है वो ग्रेफाइट की होती है। एच पेंसिल हार्ड होती है। देखिए एच का मीन्स ही है हार्ड। एच पेंसिल कैसी होती है? हार्ड होती है। लाइक एच, 2H, 3H, 4H। जितना बढ़ेगा उतना हार्डनेस होगा। इस तरह से आप एज्यूम कर लें कि पेंसिल के जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एच वाली पेंसिल हार्ड होती जाएगी। नेक्स्ट आता है बी। बी मीन्स ब्लैक। ब्लैक ब्लैक सॉफ्ट व मुलायम होती है, जैसे B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। जितना बढ़ेगा उतना मुलायम होगा और ब्लैकनेस। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे नंबरिंग जितना बढ़ेगा उतना हार्डनेस होगा, और यहाँ पर नंबरिंग जितना बढ़ेगा उतना सॉफ्ट होगा और डार्क चलेगा। सॉफ्टनेस भी होगा और कलर्स भी डार्क होंगे। एच बी नॉर्मल पेंसिल को बोलते हैं। एच बी पेंसिल में एच हार्डनेस तथा बी ब्लैकनेस का उद्योग होता है। पेंसिल 15 डिग्री एंगल्स पर दिखाई देती है। कितने एंगल्स पर दिखाई देती है? 15 डिग्री एंगल्स पर दिखाई देती है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक एनजे कॉन्टे हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये आ चुके हैं। ईगल पेंसिल कंपनी की स्थापना बेबेरियन अप्रवासी डैनियल बिरोलजाइमर ने 1856 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस है। नेक्स्ट है सामान्य पेंसिल की लंबाई 19 सेंटीमीटर मीन्स 7.5 इंच होती है। कितनी होती है सामान्य पेंसिल की लंबाई? 19 सेंटीमीटर 7.5 इंच। सामान्य पेंसिल गोल हेक्सा गोलन होता है। सर्वश्रेष्ठ पेंसिल एचबी पेंसिल को माना जाता है। एचबी जो होता है ये नॉर्मल पेंसिल होती है। नॉर्मल पेंसिल इसे सब लोग यूज करते हैं। लाइक हम लोग भी वैसे जो हैंड राइटिंग में लिखते हैं वो एचबी पेंसिल से ही लिखा जाता है। और ये भी क्लियर कर दे रहे हैं एचबी पेंसिल नॉर्मल होती है, और बी टाइप की पेंसिल आर्टिस्ट यूज करते हैं, एच टाइप की पेंसिल कारपेंटर यूज करते हैं। सो फाइनली पेंटिंग में पेंसिल कंप्लीट हो गया। आप देख लेते हैं ऑयल कलर, तैल रंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल कलर। ऑयल कलर तैल चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी रहता है। इसमें चमक भी होती है, ब्राइटनेस होता है इस कलर में। यूरोप में इसका प्रचलन व्यापक रहा। यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था। तैल रंग की खोज 14वीं या 15वीं शताब्दी में जैन वैन आइक आइक बंधु जैन वैन आइक ने नीदरलैंड हॉलैंड में किया। देखिए नीदरलैंड हॉलैंड और डच डच, ये तीनों एक ही स्पेस का नाम है, एक ही जगह का। अगर ऑप्शन में आपको नीदरलैंड नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स डच देखिएगा, डच नहीं मिलेगा तो हॉलैंड। ये तीनों जगह किसकी खोज हुई है? तो ऑयल कलर की। तैल रंग गहरे से हल्का लाइक डार्क टू लाइट लगाया जाता है। तैल रंग के लिए सर्वोत्तम चित्रभूमि कैनवस है। कैनवस बेस्ड माना जाता है ऑयल कलर करने के लिए। तैल रंग चित्रण के लिए माध्यम माध्यम के रूप में साधारणतः तारपीन का तेल मीन्स टर्पेंटाइन ऑयल, अलसी का तेल लिंसीड ऑयल का यूज होता है। टर्पेंटाइन और लिंसीड ऑयल, देखिए ऐसा हमारा जब हम ऑयल कलर कर रहे होते हैं तो ये डीपर होता है, इस तरह का डीपर होता है। जिन लोगों ने भी ऑयल कलर किया उन्हें तो पता ही है, इस तरह का डीपर होता है। ये हमारा कैनवस होता है, वो होता है पैलेट होता है, और ये हमारा कैनवस होता है। तो यहाँ पे कलर्स लेते हैं, यहाँ पे फिंगर को डालते हैं इस वाले एरिया में, और इस डीपर में एक में लिंसीड ऑयल और दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल, दोनों को ऐड करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल बेसिकली ब्रश वॉश करने के लिए बेस्ट माना जाता है, और लिंसीड ऑयल ट्रांसपेरेंसी के लिए। अगर ये अप्लाई करेंगे तो कलर्स में और भी ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। तैल चित्र तैल रंग में कैनवस मुख्यतः लिनेन या सूती कॉटन या इन दोनों का मिश्रित धागों से बनता है। तो देखिए कैनवस किससे बनता है? इंपॉर्टेंट लाइंस है, लिनेन या सूती कॉटन से। नेक्स्ट है तैल रंग में चित्रण के लिए
हॉग हेयर, सुअर के बालों वाली तुलिका। हॉग हेयर जो होती है वो हार्ड ब्रश होती है। जब आप इसे टच करेंगे, इसका जो टेक्सचर होता है ये थोड़ा हार्ड होता है कंपेयर देन स्क्वेरल हेयर के। स्क्वेरल हेयर का जो यूज होता है वो तो वाटर कलर में किया जाता है, लेकिन हॉग हेयर के लिए सॉरी ऑयल कलर के लिए हॉग हेयर का यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका जो कलर होता है वो अच्छे से कैनवस पे ऑब्जर्व हो जाए। तैल चित्रण में डीपर का इस्तेमाल करते हैं। डीपर का शेप हमने बताया था, कुछ इस तरह के डीपर होते हैं। दो बाउल होती है छोटी छोटी सी, और दोनों ये एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। और इसको हम कहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इस तरह का हमारा पैलेट होता है, इसी पैलेट में यहाँ पे डिपर को ऐड कर लेते हैं, कहीं भी एक साइड में ऐड करके दोनों लिंसीड और टर्पेंटाइन ऑयल को इसमें ऐड करते हैं। तैल रंग चित्र की टेक्निक स्क्रबलिंग। चीड़ के पेड़ से लीसा को तारपीन का तेल मीन्स टर्पेंटाइन ऑयल कहते हैं। तो टर्पेंटाइन ऑयल का कहाँ से मिलता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को। तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया को इनकॉस्टिक टेक्निक कहते हैं। इनकॉस्टिक टेक्निक में आपको इजिप्ट की जो मम्मी है, इजिप्ट की मम्मी में इनकॉस्टिक टेक्निक का यूज हुआ है। नेक्स्ट है टेम्परा। टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक बंधक एल्बियम या पायस, एल्बियम भी कह सकते हैं, एल्बियम पायस बंधक का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तैल या जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव माध्यम को टेम्परा कहते हैं। टेम्परा में बेसिकली यूज होता है एगियोक, ग्लू, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन ये सारी चीज़ों को ऐड करते हैं किसमें, मिनरल्स कलर में। मिनरल्स कलर मीन्स खनिज रंगों में मिक्स करते हैं, एक बाउल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सरफेस पर अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं टेम्परा। यहाँ पर पायस और बंधक दिया गया है जस्ट बिकॉज कि ये सारी चीज़ों का यहाँ यूज हुआ है। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जाता है। टेम्परा शब्द टेम्पर से बना है, किससे बना है, टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ है पदार्थ को कड़ा करना या बल उत्पन्न करना। ये याद रखिएगा, टेम्पर से बना है टेम्परा शब्द। टेम्परा चित्रण के लिए चित्रभूमि कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्ति सतह होती है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्ति सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, मीन्स म्यूरल। म्यूरल पर टेम्परा टेक्निक में काम किया जाता है, अजंता में भी हुआ है। टेम्परा चित्रण के लिए सैबल तथा ब्रिसल तुलिका उपयुक्त की जाती है। तुलिका मीन्स ब्रश। कौन से ब्रश का यूज किया जाता है, सैबल हेयर मीन्स गिलहरी के बाल और ब्रिसल हेयर। नेक्स्ट है टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है। आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक आदि माध्यम आते हैं। प्रारंभिक यूनानी शवपेटियां सैरोकॉफेगी पर किए गए चित्र टेम्परा में हुए हैं, शवपेटियां वो ममीज वगैरह। टेम्परा चित्रण के लिए धरातल, जिप्सम ग्राउंड, कैसीन ग्राउंड तथा इनेमल लगी धातु की प्लेट आदि कार्य किया जाता है आदि पर। नेक्स्ट है एक्रेलिक कलर। टेम्परा सबसे प्राचीन माध्यम है, एक्रेलिक सबसे नवीन माध्यम है। ये दोनों अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे प्राचीन माध्यम कौन है, सबसे प्राचीन माध्यम है टेम्परा। और सबसे नवीन माध्यम कौन सा है, नवीन माध्यम है आपका एक्रेलिक कलर। चलिए अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक्रेलिक कलर का।
एक्रेलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में सैंड पेंटर्स ने फ्रांस में इन माध्यम में काम किया। ग्रुप के द्वारा अमेरिका में, तो दोनों याद रखिएगा, संडे पेंटर्स और लैटिन ग्रुप अमेरिका में 1920 में किया गया। एक्रेलिक का जल एवं तेल दोनों माध्यमों में काम होता है, ऑयल और वाटर दोनों में। एक्रेलिक रंग पारदर्शी ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी ओपैक होती है। मैंने तो वाटर ही अप्लाई किया एक्रेलिक के लिए, अभी तक तो ये ऑयल यूज नहीं की हूँ, जस्ट बिकॉज कि वाटर में भी काफी अच्छे से पेंटिंग हो जाती है एक्रेलिक में, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों यूज कर सकते हैं, शायद इसलिए क्या, क्योंकि ऑयल में ज्यादा शाइनिंग होती है। और वैसे एक्रेलिक कलर एक ऐसा है, वो ऑलरेडी अपने में ही एक ब्राइटनेस क्रिएट करता है, काफ़ी चमक होती है इस कलर में। लाइक ऑयल कलर और एक्रेलिक से कंपेयर किया जाए तो एक्रेलिक में शाइनिंग ज़्यादा होती है कंपेयर देन ऑयल कलर का। ऑयल कलर में रियलिस्टिक इफेक्ट ज़्यादा आता है। एक्रेलिक का जल एवं दोनों हो गया। एक्रेलिक रंग पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी मीन्स ओपैक। ओपैक और ट्रांसपेरेंट दोनों होता है एक्रेलिक कलर। दोनों तरह से हम काम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी दिखा सकते हैं और ओपैक थिक थिक कलर्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्रेलिक रंगों में ग्लास, मैट, जेल माध्यम का प्रयोग होता है। एक्रेलिक सबसे आधुनिक माध्यम है, सबसे कंटेम्प्रेरी मतलब प्राचीन है। नेक्स्ट है डॉक्टर ओटो रोहम। डॉक्टर रोहम के अकॉर्डिंग, रोहम ने एक्रेलिक रेजिन की खोज की। रेजिन, एक्रेलिक में रेजिन मिक्स होता है, किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर ओटम रोहम के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर ओटम रोहम के द्वारा क्या कहा गया कि एक्रेलिक रेजिन की खोज की, मतलब इसमें एक्रेलिक में रेजिन कलर्स का भी इस्तेमाल हुआ है, इन्होंने खोज की है। ये डॉक्टर रोहम लर्न रखिए, मतलब याद रखिएगा कि एक्रेलिक में इन्होंने रेजिन की खोज बताए हैं। नेक्स्ट है भारत में एक्रेलिक रंग का सर्वप्रथम, भारत में सबसे पहले यूज सतीश गुजराल ने 1950 में किए हैं। रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग कहलाता है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है वो टेक्निक कहलाती है, तरीका। देखिए ये दोनों में डिफरेंस समझिएगा। जब हम धरातल पे पेंटिंग कर रहे होते हैं रंगों के द्वारा, उसे पेंटिंग कहते हैं, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से काम करते हैं उसे टेक्निक, उसे तरीका कहते हैं। ठीक, जिस विधि से काम करते हैं, लाइक हमने वाटर कलर से किया या फिर ऑयल कलर हो गया, टेम्परा, वो सब टेक्निक में इंक्लूडेड हो जाएगा। और जो पेंटिंग्स बनाते हैं उसे तो पेंटिंग कहते हैं, जो धरातल पे कलर्स लगाते हैं। ठीक, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है तुलिका, नाइफ, स्पैचुला। स्पैचुला का शेप इस तरह का होता है। स्पैचुला से जो कलर्स लगाते हैं वो इम्पेस्टो टेक्निक में यूज किया गया है। इम्पेस्टो टेक्निक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्रीड बाय। ठीक है, इम्पेस्टो की खोज की है रॉबर्ट ब्रीड बाय। और इम्पेस्टो को 3D आर्ट में रखा गया है, 3 डायमेंशनल, जस्ट बिकॉज कैनवस पे जब हम कलर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो देखते हैं थोड़ा 3D उभरा हुआ होता है, इसलिए इसे 3D में रखा गया है, जबकि पेंटिंग 2 डायमेंशनल होती है। कहा जा रहा है तुलिका, नाइफ, स्पैचुला की सहायता से धरातल पर साधन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहलाता है। ठीक है, इम्पेस्टो का आरंभ ब्रिटिश चित्रकार रॉबर्ट ब्रिडबाय ने किया। भित्ति चित्र जिसे कहते हैं म्यूरल। भित्ति चित्रों की रचना की परंपरा बहुत प्राचीन है। भित्ति चित्रण की एक विधा जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है फ्रेस्को चित्रण कहलाता है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की 3 परत लगाई जाती है। वो 3 लेयर्स कौन कौन से हैं? 3 टेक्निक है, फ्रेस्को सेक्को, फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेक्को मीन्स सूखी भित्ति पर काम होते हैं, ड्राई सूखी भित्ति। लाइक आप काम कर रहे हैं, भित्ति सूख गई, फिर आप काम कर रहे हैं, फिर सूख गई, फिर आप काम कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस काफी टाइम ड्यूरेशन तक चल सकता है सेक्को में। लेकिन ब्यूनो क्या होता है? ऑन द स्पॉट कंप्लीट करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेयर बाय लेयर। यहाँ पर आप बार बार काम नहीं कर सकते हैं, एक ही बार में आपको फिनिश करना है, वो ब्यूनो टेक्निक। ब्यूनो में काम यूरोप में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, और फ्रेस्को सेको टेक्निक में आपको इंडिया में ज़्यादा काम देखने को मिलेगा। लेकिन
फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बंगाल स्कूल में नंदलाल बोस के स्टूडेंट विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे विनोद बिहारी मुखर्जी ने फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया। इवन मुगल डायनेस्टी में, मुगल काल में, राजा अकबर के समय में फेमस आर्टिस्ट थे दसावन, दसावन ने भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया है। बाकी इंडिया में ज्यादा फ्रेस्को ब्यूनो में आपको देखने को काम नहीं मिलेगा। और हाँ, जयपुर अरायसी पद्धति में फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में ही काम हुआ है। अब बाकी जितना काम हुआ है जिस भी गुफा केव्स वगैरह में, वो फ्रेस्को सेको टेक्निक में हुआ है। बस ये 3 एरिया छोड़कर। फ्रेस्को ब्यूनो को फ्रेस्को चित्रण कहते हैं। दीवार पर बने चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं, म्यूरल। भित्ति चित्रण परंपरा की शुरुआत जोगीमारा, सबसे पहले भित्ति चित्र भारत में जोगीमारा गुफा से शुरू हुई। 3rd सेंचुरी का है भित्ति चित्र। तीसरे मौर्य डायनेस्टी की मानी जाती है। जोगीमारा की गुफा, उसमें पहली बार आपको भित्ति चित्र देखने को मिल जाएगा। फ्रेस्को सेक्को, सूखी भित्ति पर काम किया गया है। भित्ति चित्रण की टेक्निक होती है टेम्परा, सिग्राफेटो तथा फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में वैक्स वार्निश की जाती है। फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में वैक्स वार्निश की जाती है। सिग्राफेटो का विकास 13वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। नीचे वाली परत को खुरचना सिग्राफिटो कहलाता है। सिग्राफिटो को जिस टूल से प्रथम अंकन मीन्स खुरचना स्क्रैच किया जाता है, उसे स्टाइलस कहते हैं। जो स्क्रैचिंग किया जाता है सिग्राफिटो से, उसे स्टाइलस कहा जाता है। ठीक, स्टाइलस कहा जाता है। क्रेयॉन से बने चित्रों पर डामर वार्निश प्रयुक्त की जाती है। जो क्रेयॉन से बनाई जाती है पेंटिंग, उसमें वार्निश का यूज करते हैं, डामर कहा जाता है। 2 रंगों की प्रत्यक्ष धरातल पर पास पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करना दृष्टिगत चित्रण मिश्रण ऑप्टिकल मिक्सचर कहते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर किसे कहते हैं? 2 रंगों के प्रत्यक्ष धरातल पर पास पास लगा रंग की एक परत लगाने के पश्चात पेस्टल स्टिक से कड़वत संघात लगाकर पोत की रचना करते विविधता को दर्शाना फेदरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फेदरिंग। किसी खुरदरी सतह वाले धरातल पर कागज रखकर यदि उसके ऊपर खुरदरी दीवार है, उसके ऊपर हमने एक पेपर रखा, सपोज कीजिए ये पेपर रख दिए टेक्सचर्ड वॉल के ऊपर, उसके ऊपर रंग टपका कर घिसेंगे। जब उस पर कलर्स डालेंगे और घिसाई करेंगे तो धरातल का पोत कागज पर बन जाएगा। आप एज्यूम कीजिए एक पेपर हमने लिया, टेक्सचर्ड वॉल पे पेस्ट किया और उस पर कलर लगा के जब हम रब कर रहे होते हैं तो उस टेक्निक को कहते हैं फ्रॉटेज टेक्निक। माध्यम एवं प्रविधि की शब्दावली। पेस्टल रंग के लिए एक धरातल खुरदरा होता है। पेस्टल कलर के लिए धरातल खुरदरा मीन्स ब्राउन टेक्सचर्ड पेपर, रोए जैसा धरातल होता है। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को तान टोन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टोन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ग्लास क्रिएट किया, पहले लाइट टोन डालते हैं, फिर मिडल टोन डालते हैं, उसके बाद डार्क टोन डालते हैं, इसे तान कहते हैं। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता कहलाता है। परिप्रेक्ष्य लैटिन मूल का शब्द है। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य देखता है, स्थिर बिंदु कहलाता है। कौन सी बिंदु कहलाता है? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु वो कहलाता है जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार दृश्य देखते हैं। क्षितिज रेखा के वे 2 बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखाएं आकार मिलती हैं, अदृश्य बिंदु कहलाती है। कौन सी बिंदु कहलाती है? अदृश्य बिंदु कहलाती है। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आ जाती है उसे स्थितिजन्य लघुता कहते हैं।
जो पदार्थ रंग के कणों को बांधता है उसे बाइंडर कहते हैं। कैनवस मीन्स क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर स्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे भूमि बंधन कहते हैं। जब चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए तो वार्निश का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब पेंटिंग ड्राई हो जाती है तो वार्निश लगाते हैं। वार्निश लगाने से शाइनिंग आ जाती है पेंटिंग में। तैल चित्रों को जब स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है तो उसे ईजल कहते हैं। लाइक ईजल, ये हमारा कैनवस होता है, ईजल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। जल रंग कागज को गीला करके बोर्ड पर कागज ब्राउन टेप से चिपकाया जाता है, उसे माउंटिंग कहते हैं। जो जल रंग करते हैं वाटर कलर, तो जब हम लोग माउंटिंग करते हैं साइड साइड में टेपिंग लगाते हैं उसको माउंटिंग कहते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्र करना स्ट्रिपलिंग कहलाता है। स्ट्रिपलिंग। स्मजिंग स्मजिंग अर्थात कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिक्स या रब करते कठोरता को कम करना सफमेटो टेक्निक कहलाती है। इंटेग्लियो की वह टेक्निक है जो जल रंग वॉश के समान प्रभाव उत्पन्न करती है। एक्वाटिंट कहलाती है। इंटेग्लियो के बेसिकली 7 प्रोसेस है। कौन कौन से हैं वो? तो इंटेग्लियो पार्ट है प्रिंट मेकिंग का। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रिंट मेकिंग लाइक रिलीफ, इंटेग्लियो, प्लानोग्राफी एंड सेरिग्राफी। इंटेग्लियो में 7 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट है? Plate engraving, dry point, etching, aquatint, like this one is aquatint, mezzotint, viscosity and colography. These all are important terms क्योंकि पूछ सकता है कि ये किसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टर की प्लेट को रंग पैलेट कहते हैं। रंग पैलेट मीन्स कलर पैलेट। इस तरह का शेप होता है कलर पैलेट का। यहाँ पे हम लोग कलर्स लेते हैं, यहाँ पे अपने फिंगर को टच करते हैं और यहाँ पे 2 डिपर भी ऐड कर देते हैं। जब ऑयल कलर कर रहे होते हैं डिपर में लिंसीड और टर्पेंटाइन ऑयल ऐड करते हैं। 2 रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवस पर तुलिका से मिश्रित करने को ब्लेंडिंग कहते हैं। जब 2 कलर्स को मिक्स करेंगे सॉफ्टनेस के साथ उसे ब्लेंडिंग कहेंगे, मर्ज करना। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कसकर लपेटकर पेंसिल के आकार का टूल को टरचान कहते हैं। रंगों की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से फूंक मारना या स्ट्रा की सहायता से फूंक मारना, कलात्मक पोत की रचना करना, उसे बोलते हैं ब्लॉन ब्लास्टर। ब्लॉन ब्लास्टर कहते हैं। जब हम लोग कलर्स को अपने मुंह में लेकर के थूके मतलब स्प्रे करेंगे कैनवस वगैरह पे, उसे ब्लॉन ब्लास्टर कहते हैं। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोज़ाइक के समान प्रभाव उत्पन्न करे उसे ब्रोकन कलर कहते हैं। ब्रोकन कलर का आपको वर्क देखने को मिल जाएगा इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के जो आर्टिस्ट ने काम किया है वो ब्रोकन कलर्स में किया है। ब्रोकन कलर्स बेसिकली 2 कलर्स ले लीजिए, अपोजिट कलर दोनों को मिक्स कर दीजिए, ब्रोकन कलर कहा जाता है। और उसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉन कॉन्स्टेबल ने किया है पहली बार। जॉन कॉन्स्टेबल रोमांटिसिज्म इंग्लिश आर्टिस्ट है। इनकी द हाई वैन बहुत फेमस है, देखिएगा। द हाई वैन में इन्होंने कलर बहुत प्यारे प्यारे अप्लाई किए लाइक बर्न साइना, येलो ऑकर, डार्क स्टोन में काफी अच्छा रिफ्लेक्शन दिए हैं। तुलिका मीन्स ब्रश, नाइफ या स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन पारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो टेक्निक कही जाती है, जिसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्रीड बाय। इम्पेस्टो को 3D में रखा गया है, 3 डायमेंशनल में। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश से रंगीन धरातल उंगली के अग्रभाग से स्प्रे करना स्पैटरिंग कहलाता है। जब हम स्प्रे करते हैं ब्रश से कलर्स कैनवस वगैरह पे, उसे स्पैटरिंग कहते हैं।
तैल रंगों से चित्रण करने में यदि धरातल पर गाढ़ा रंग लगाया जाए तो उसे कागज की शीट से सोख लिया जाता है। उसे कहते हैं टैनकिंग। ठीक है, टैनकिंग कहते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र कंप्लीट करना उसे प्राइमा कहते हैं, प्राइमा। जॉन कांस्टेबल ने रंगों को सीधे कैनवस पर लगाने के लिए ग्रेसाइल पद्धति का आविष्कार किया। ग्रेसाइल पद्धति का इन्वेंशन किए थे जॉन कांस्टेबल, इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट। कैनवस पर एक कलर को ही लगाना, रंगों को डायरेक्टली लगाना, इन्होंने ग्रेसाइल कहा। रंगों की एक परत सूख जाने पर दूसरी पारदर्शी परत जो दिखाई देती है उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। कागज की कतरन धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाना कोलाज कहलाता है। कोलाज का इन्वेंशन हुआ था 1912 ईस्वी में क्यूबिज्म आर्टिस्ट के द्वारा। क्यूबिज्म मीन्स घनवादी कलाकार पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक के द्वारा। नेक्स्ट है टिजनिंग्स। टिजनिंग टूल का प्रयोग जावा निवासी मोम लगाने के लिए करते थे। जावा इंडोनेशिया के लोग, वहाँ के रहने वाले जो थे नाइबरहुड, वो मोम लगाने के लिए किसका यूज करते थे? ट्रिजनिंग, ट्रिजनिंग टूल का। बाटिक, जो बाटिक पेंटिंग होती है कपड़े पे बनाई जाती है, बाटिक चित्रण में क्रैक्स ज्यादा लगाने के लिए पैराफिन मोम अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। बाटिक पेंटिंग के लिए बेसिकली वैक्स का यूज करते हैं। कौन से वैक्स का यूज करते हैं? पैराफिन वैक्स का, ध्यान रखिएगा। बाटिक पेंटिंग होती कैसी है? तो सपोज ये सरफेस क्लॉथ हो गया, फैब्रिक, कपड़ा ले लीजिए। मैंने तो ट्राई किया है, ऐसे ऐसे मोम को मेल्ट, पहले मोम को आग से मेल्ट करके पिघला लिए। पिघलाने के बाद उसमें कोई कलर्स, पहले मोम को आप अच्छे से सरफेस में कोई ड्राइंग बना के उस एरिया को जहाँ पे आपको ब्लैंक छोड़ना है, प्लेन छोड़ना है, उस एरिया में वैक्स को टपका दीजिए। ये ब्रश के हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो बैकग्राउंड में है मल्टी कलर्स, जिस भी कलर से आपको अच्छा सा एक्सप्रेशन देना है, सारे कलर्स को अप्लाई कीजिए। और ये जो वैक्स लगा हुआ एरिया है वहां पर जब कलर अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसे हल्के गुनगुने पानी में वॉश कर दीजिए। फिर आपका एक प्यारा सा टेक्सचर आ जाएगा पेंटिंग का। नेक्स्ट है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई को जापान में शिबोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिबोरी। नेक्स्ट है कैनवस पर कार्य करते समय हाथ टिकाने के लिए प्रयुक्त स्टिक को माही स्टिक कहते हैं। कौन सी स्टिक है? माही स्टिक। जब हम कैनवस पर कार्य कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हाथ टिकाने के लिए जो स्टिक का यूज करते हैं वो माही स्टिक है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना, लाइट एंड शेड को दर्शाना हैचिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैचिंग होता कैसे? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी ड्रॉ कर लिया XYZ, तो एक पहले वर्टिक डायगोनल लाइन इस तरह ले जाइए, फिर उसके अपोजिट में एक लाइन ले जाइए। ये क्रॉस हैचिंग हो गया। और सिंपल हैचिंग कहते हैं इसे, जो बस एक साइड से ले जा रहे हैं, इसे हैचिंग कहते हैं। और इसे बीच से जो कट कर दिया जाए ये क्रॉस हैचिंग हो जाता है। तैल रंगों में मोम मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवस पर लगाने की टेक्निक को इनकॉस्टिक टेक्निक कहते हैं। इनकॉस्टिक टेक्निक के लिए बेस्ट एग्जांपल है ममी बॉक्स। उसमें ममी बॉक्स पर इनकॉस्टिक टेक्निक का यूज किया गया है। खसरा एक स्केच है। खसरा क्या है? एक स्केच है। रूप के अंदर निहित भाव को अर्थसार कहते हैं। रूप के अंदर निहित भाव को अर्थसार कहते हैं। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को जेनर पेंटिंग कहते हैं। जेनर पेंटिंग का बेस्ट एग्जांपल आप ले लीजिए कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल में बेसिकली जेनर पेंटिंग ही हुई है, जो लोकल या फिर बेसिकली जो नेचुरल लाइफ से रिलेटेड जहाँ पेंटिंग की जाती है, जेन्युइन लाइफ से, उसे जेनर पेंटिंग कहते हैं, मतलब जनसाधारण। चीड़ के पेड़ से निकाले हुए लीसा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है चीड़ के पेड़ से, उसके निकाला गया लीसा से। विभिन्न आकृतियों की सज्जा हेतु अनेक प्रकार के बेल बूटों आदि से चित्रण करने की अलंकारिक, जो चित्र करने का टेक्निक है उसे अलंकारिकता कहते हैं, अलंकारिक कला। क्यूरेस्क्यूरो का अर्थ होता है छाया प्रकाश। यहाँ चेरास्क्यूरो लिखा है, इंग्लिश में क्यूरेस्क्यूरो बोलते हैं। क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक की खोज किए थे
लियोनार्डो द विंसी। विंसी हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट है। इन्होंने फर्स्टली इसका खोज किए थे। क्यूरस्क्यूरर टेक्निक का बेसिकली लाइट एंड शेड को डिपिक्ट किया जाता है। और सफ्यूमेटो की भी खोज किए हैं लियोनार्डो दा विंसी ने ही। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्यावहारिक कार्यों में कार्य करने वाली कला को व्यवहारिक कला कहते हैं।